कहते हैं अगर घर का मुखिया संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हो तो उस घर की उन्नति और तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही एक शख्सियत डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, जिला कलेक्टर जिला डीडोना कुचामन है, जिन्होंने मात्र 2 महीने में ही अपनी कार्यशैली से ये जता दिया है कि वो डीडोना कुचामन जिले के एक ऐसे मुखिया बनकर के दिखाएंगे जो डीडोना कुचामन जिले को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखेगा। हालिया दिनों में डॉक्टर खड़गावत द्वारा लिए गए निर्णयों की जहां सर्वत्र प्रशंसा हो रही, वहीं उनके उन निर्णयों का धरातल पर भी अब असर दिखने लगा है। मामला चाहे असहाय गोवंश का रहा हो, मामला चाहे सीवरेज के बढ़ते जलस्तर का रहा हो, मामला चाहे दूसरी ओर समस्याओं का रहा हो, और मामला चाहे डीडोना में बिगड़ी विद्युत व्यवस्था का रहा हो, डॉक्टर खड़गावत ने अपने कार्यशैली से और अपने एक प्रशासनिक अधिकारी होने का जो परिचय दिया वो निसंदेह प्रशंसनीय है। राजस्थान मेघदूत की टीम ने आज डॉक्टर खड़गावत से पूरे जिले की समस्याओं पर, खास करके जिला मुख्यालय डीडोना शहर की विभिन्न समस्याओं पर और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है इस पर चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर खड़गावत ने सीवरेज, सफाई, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और जो आवारा गोवंश है इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, इन समस्याओं के समाधान का क्या भरोसा दिलाया है। चैनल पर सबसे पहले स्वागत है आपका। रिसेंटली आपने आवारा गोवंश को लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन और गोवंश के साथ साथ आमजन के हित में भी जो निर्णय लिए, उस निर्णय की पृष्ठभूमि में जो आमूलचूल जो परिवर्तन हुआ उसमें नो डाउट लोगों का जो सहयोग है वो अपेक्षित था, और उसमें बेहतरीन जो सहयोग है वो देखने को भी मिला। किस नजरिए से देखते हैं, क्या रहेगी पूरी इसकी कार्यशैली? अभी इस जिले में कुछ 3, 4, 5 जो हमने कैंपेन शुरू किए हैं उसमें गोवंश को, जो निराश्रित गोवंश है जो सड़कों पर है और जो हाईवे और ट्रैफिक जो है उसको बाधित कर रहे हैं, उनको गौशालाओं में पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया हमने। यहाँ लगभग 268 गौशालाएं हैं जिले में। उन सभी के अध्यक्ष को बुलाया, उनसे बातचीत की। हमारे सारे एसडीएम, बीडीओ ऑफिस, दूसरे सपोर्टिंग ऑफिसर्स उस बैठक में मौजूद थे। हमने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि आप गोवंश को, क्योंकि 268 गौशालाएं और भी अगर भूमि की जरूरत पड़ेगी तो हम भूमि उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन हम भूमि जो उपलब्ध कराएंगे वो है कि अगर नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्र में है तो हम नगर पालिका नगर परिषद के नाम से करेंगे। संबंधित जो भी गौशाला उसकी सेवा करनी चाहिए उसका 10 साल का 20 साल का एमओयू करवा देंगे, या ग्राम पंचायत में है तो संबंधित ग्राम पंचायत को भूमि आवंटित कर देंगे, 10 बीघा 20 बीघा जितनी भी चाहिएगी, और जो भी सेवा करना चाहता है जो भी गौशाला उससे, तो उसका एमओयू करवा देंगे, क्योंकि उनको तो सेवा करनी है, भूमि से कोई मतलब नहीं। भूमि पर सरकार का अधिकार रहेगा और जो भी सुविधाएं वहाँ डेवलप करनी पड़ेगी उसमें हम भी मदद करेंगे, और जितनी भी सरकारी सुविधाएं उनको या जितना भी सरकारी अनुदान है उनको उपलब्ध करवाएंगे। गायों के लिए भी है, नंदी के लिए भी अलग से नंदीशाला का भी हमने प्रावधान रखा है, और ये भरोसा दिलाया है कि आपको किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन आप जो गोवंश है, जो निराश्रित गोवंश है, जो निराश्रित नंदी है, उनको आप गौशालाओं में ले जाइए और उनको वहां रखिए। सर, देखने में ये भी है कि जो अनुदानित गौशालाएं हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 268 गौशालाओं को होने पर मैक्सिमम पशु, निराश्रित पशु जो गौशालाओं में होने चाहिए, क्योंकि कई गौशालाएं बहुत बड़ी है, 100 बीघा से ज्यादा की है, 150 बीघा से भी ज्यादा की है। तो हमने एक टीम बनाई है एडीएम के अध्यक्षता में, जिसके अंदर हमने सभी नगर पालिका और नगर परिषद के कमिश्नर और ईओ को शामिल किया है। उसका सदस्य सचिव हमने पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को बनाया है। इनके ये लोग ये काम करेंगे कि किस गौशाला में कितने पशु हैं और कितनों का अनुदान मिल रहा है, ये चेक करेंगे, और वहां कितने पशु और रखे जा सकते हैं, और अगर जगह की कमी रहेगी तो हम तुरंत उसको अतिरिक्त जगह भी
जैसा कि मैंने कहा कि नगर पालिका परिषद या ग्राम पंचायत को आवंटित करेंगे। एक मिशन है कि निराश्रित पशु दुर्घटनाओं के शिकार ना हो, उनके कारण कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जो लाडनों में पिछले दिनों हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हम चाहते हैं कि नया जिला है और नए जिले के विकास के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं बननी है, तो उन योजनाओं में जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं उनको पहले दूर किया जाए। हमने सेफ हाईवे इसलिए चलाया ताकि हाईवे के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी हेल्थ का लगातार हम चेकअप करेंगे। अभी दो दिन के 2 शिविर लग चुके हैं और ये शिविर 1 महीने में 3 लगेंगे और लगातार लगेंगे, क्योंकि हमारा पिछला अनुभव ये कहता है कि अगर जितने भी प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर हैं, अगर इनकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो 25, 30, 35% तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उसी प्रकार से इस जिले में जितनी भी दुर्घटना हुई, आप आईरेड को देख लीजिए। हमने जो सड़क रोड सेफ्टी जो हमारी की बैठक होती है, उसके लिए हमने ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाइड करने के लिए एडिशनल एसपी, पीडब्ल्यूडी के एससी और संबंधित पीडी, एनएच या स्टेट हाईवे या जो भी हैं उनको उसमें सदस्य बना के, तो उन्होंने कुछ ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए। उन ब्लैक स्पॉट पे हमने काम किया, वर्क किया और हर बैठक के अंदर हम अपडेट होते हैं। हमने NH 58, NH 458 को कंप्लीट किया, उसके बाद हम स्टेट हाईवे पे जा रहे हैं। मुझे पूरी और आईरेड से आप देखेंगे कि पिछली 4 या 5 महीने के अंदर 16% दुर्घटनाओं में कमी आई है। ये आईरेड क्या है? आईरेड जो है वो एकदम एक्यूरेट एक्सीडेंट की जो गणना करता है। हमने मैक्सिमम जो टाइम जो उसमें आ रहा है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है, उसमें भी दुर्घटनाओं का जो मैक्सिमम जो आ रहा है वो दुपहिया वाहनों से आ रहा है। तो हमने पुलिस के माध्यम से, अपने दूसरे सपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से एक कैंपेन चलाया है। इस प्रकार का 6 बजे से 9 बजे तक जो टाइम आ रहा है उसमें हम मुस्तैद रहा जाए। जितने भी दोपहिया वाहन हैं उनको जो बगैर लाइसेंस के हैं या जो बहुत स्पीड से ज़्यादा चल रहे हैं उनको पाबंद किया जाए। काले शीशे की जो गाड़ियां चल रही है उनको पाबंद किया जाए। ओवरलोड जो वाहन है उनको पाबंद किया जाए। हमने अपने DTO को ये कहा है कि जहां से भी ओवरलोड वाहन निकले आप और उनका टोल वालों के साथ एक समन्वय पुलिस और DTO को हम बैठा रहे हैं कि कहीं से अगर ओवर स्पीड आ रही है, ओवरलोड आ रहा है तो तुरंत उसका चालान कट के और इनके अकाउंट में जमा होते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या से जो नगर है वो सामना कर रहा है, सीवरेज का जो जल स्तर है लगातार बढ़ा है और इससे पानी की जल निकासी एक बड़ी योजना बननी चाहिए। लगातार मांग भी है और चूंकि बारिश अच्छी हुई तो पानी की आवक जो है वो भी अच्छी हो गई। तो नागौर रोड पुलिया से लेकर के कलेक्ट्रेट कार्यालय तक की जो राइट साइड की जो बस्ती है वो जलमग्न है और उस पर खतरा है। क्या रहेगा इसका समाधान और कैसे होगा इसका समाधान? RUIDP जो है वो सीवरेज का काम कर रही है, डेढ़वाना का। STP प्लांट भी वो देख रेख जो है वो RUIDP ही बना रही है। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो सीवरेज का पानी है और जो बारिश का पानी है वो शहर से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर रिजर्व वाटर इस तरह का है, उसमें हम चला। उसमें भी हम जो STP का वाटर है जो उसकी जिसको हम खेती के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रिजर्व वाटर डैम अलग से रखें, सीवरेज का अलग से रखें। कुछ पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं डीडवाना जिले में जहाँ पर पानी बारिश में बहुत ज़्यादा जमा होता है। जैसे डीडवाना से कुचामन जाते हैं तो मोलासर, रानासर 2-3 जगह हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो हमने RUIDP के रेडकोर के वो रोड रेडकोर के अंडर आती है, रेडकोर के PD को बोला है और उन्होंने टेंडर कर दिया है। 8 तारीख को टेंडर खुल जाएगा, उसका स्थायी समाधान निकाल। एक तो वहाँ CC रोड बन जाएगी थोड़ा हाई लेवल का करके, दूसरा जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से उचित
जगह तक उसका निर्गमन हो जाए, ऐसी व्यवस्था हिडकोर कर रही। क्योंकि जनता टोल के लिए पैसे देती है और पैसे देने के बावजूद अगर उनको स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे अगर उनको क्लीन नहीं मिलते, अच्छे नहीं मिलते हैं, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन टोल वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जनता का पैसे को इस तरह से लूटने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि हम अगले 2 महीने के अंदर सारी व्यवस्थाएं माकूल कर देंगे। हम देख रहे हैं, दूसरा जो समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी जो समाचार हमारे तक आते हैं, जैसे कल मेरे को पता चला कि यहाँ की जो गौशाला है उसमें गौवंश की डेथ हो गई, 3, 4, 5 गायें गए। तो मैंने तुरंत एसडीएम को भी भेजा और वेटनरी की टीम भी भेजी। वेटनरी की टीम ने ये कहा कि प्लास्टिक जो है या सूखा चारा खाने से गायों का आफरा आ गया, उसके कारण उनकी डेथ हुई है। तो मैंने प्लास्टिक मुक्त जिले का अभियान चला रखा है, इसको हम और तेजी से और प्रभावी तरीके से लागू करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक से हमारे सीवरेज तो जाम होते ही होते हैं, अब पर्यावरण को नुकसान है ही है, लेकिन ये जो निराश्रित गौवंश है अगर ये खा लेते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्लास्टिक तो हर तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और जब उसका विकल्प हमें मिल गया है तो निश्चित रूप से उसके विकल्प को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपके माध्यम से भी जनता से अपील कर रहे हैं, व्यापारियों से अपील कर रहे हैं, आम जन से भी अपील कर रहे हैं कि प्लास्टिक का विकल्प को यूज कीजिए, प्लास्टिक मत कीजिए। प्लास्टिक मनुष्य के लिए और पशुओं दोनों के लिए खतरनाक है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है, और जब प्लास्टिक का विकल्प मिल गया तो उसको इस्तेमाल कीजिए। उसका वो डिजॉल्व हो जाता है, 6 महीने में डिजॉल्व हो जाता है, और अगर गाय कोई पशु खा लेता है तो कैल्शियम का बना होने के कारण उसको नुकसान नहीं होता। तो उसको इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम जो ये 5-7 गायें, ये तो एक एग्जाम्पल है, आपको इस तरह के एग्जाम्पल पूरे जिले में बहुत सारे मिलेंगे। तो हम इनकी अकाल मृत्यु के जो कारण बन रहा है प्लास्टिक, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। दूसरा ये है कि डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन को हमने कहा है कि हर गौशाला में कम से कम 1 महीने में एक बार वेटनरी की टीम जाके गायों का चेकअप करके आए, और अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी उसका किया जाए। स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार ने 2003 से 5 के बीच में गौरव पथ का निर्माण किया था, जो पीड़ित स्कूल से सिंगी सरोवर को जोड़ती है। उससे गौरव पथ पर जो उसकी स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। किसी भी तरीके की न तो कोई प्रशासनिक पहल हुई है, नगर परिषद से लंबे समय से मीडिया के माध्यम से भी दबाव बनाया जा रहा है कि उसको सुधारा जाए। अवैध डंपिंग यार्ड वहाँ स्थापित कर दिया गया है, और जो बूचड़खानों की जो गंदगी है वो भी वहाँ ला करके जबरन डाल दी जाती है। उस डंपिंग यार्ड को हम बहुत जल्दी शिफ्ट करवा रहे हैं, और शहर के अंदर किसी भी प्रकार के डंपिंग यार्ड को नहीं रखा जाएगा। जिस गौरव पथ की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मुझे ज्वाइन किए 2 ही महीने हुए हैं, मैं आया था तो यहाँ टैक्सी, जो कचरा टैक्सी ले जाती है नगर परिषद की, वो भी बंद थी। अब सारी टैक्सी चालू हो गई है, शहर साफ सुथरा दिखाई भी देने लग गया है। जहां पर समस्या, दूसरा क्या है कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से राउंड लेता हूँ, सारे ऑफिसर से कह रखा है कि जहां भी कचरे का ढेर मिले, कोई इस तरह की चीज मिले जो आम जन को दिक्कत करे, उसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाले, ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई हो। आने वाले समय में पीडब्ल्यूडी हो या कुछ दूसरी एजेंसी हो, उनको अच्छी सड़कें बनानी ही पड़ेगी, और जो सड़क बन रही है उस सड़क का वर्क ऑर्डर जो है वो पब्लिक के लिए ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि आम जन ये देख सके कि उस सड़क को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है और उसमें कौन कौन सा कितना मटेरियल यूज किया गया। जब तक आम जन जागरूक नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सरकारी एजेंसियों को प्रेशर बनाने से काम नहीं चलेगा, आम जन को जागरूक होना होगा। जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ प्रशासन को सूचना देनी होगी। हम निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई करेंगे, और आने वाले समय में आपको इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। सर, एक और बड़ी समस्या नगर की पार्किंग की थी। कचहरी परिसर के सामने जो सार्वजनिक पार्किंग थी, उस पर जबरन न्याय विभाग ने जो है कब्जा कर लिया, अपने बोर्ड लगा दिए। तो क्या इस पर संज्ञान आपने लिया? किस तरीके की इस पर कार्रवाई हुई? क्योंकि जिला कलेक्टर के निर्देशों से वहाँ पूर्व में पसारी उद्यान था, उसको हटा करके और सार्वजनिक पार्किंग जो है वो स्थापित की गई थी।
आज सार्वजनिक तौर पर वहाँ किसी भी वाहन को अगर खड़ा कर दिया जाता है तो पुलिस तुरंत उस पर चालान कर देती है। और न्याय विभाग ने अपने वहाँ 2 बोर्ड लगा दिए कि ये केवल और केवल आरक्षित है न्याय विभाग के लिए, वकील और न्याय विभाग के कर्मचारियों के लिए। ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है जो सोशल मीडिया पर भी लगातार इसकी जो है मुखालफत की जा रही है। आपके यहाँ सब्जी मंडी बनी हुई है, लेकिन वहाँ दुकानें आवंटित नहीं हुई। हमने उसको जो भी टूट फूट है उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी दुकानों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद में पार्किंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि बस स्टैंड जो है वो शहर के बीचों बीच है। हम आने वाले थोड़े ही समय में इसका भी हल ढूंढ लेंगे। अगर बस स्टैंड शहर से बाहर हो जाता है, जितने भी वेंडर्स हैं इनका वेडिंग जोन जो है वो सब, उनको जो दुकानें बनाई वहाँ ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से जगह मिलेगी और उसके बाद में तो दूसरे विकल्पों पर काम किया जाएगा। क्योंकि आप खुद खिलाड़ी रहे हैं और स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताएं एक टाइम के लिए पोस्टपोन होने के बाद 4 तारीख से पुनः जो है वो प्रारंभ हो रही है। क्या रहेगा, किस तरीके की योजना है शिक्षा विभाग की, आपकी तरफ से क्या रहेगा? हमने कुछ दिन पहले ही जितने भी डीओ के माध्यम से अपने सारे प्रिंसिपल्स को इनको कहा है कि जिन सरकारी स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है वो प्लेग्राउंड के लिए एप्लीकेशन लिखे, हम उन्हें खेल मैदान आवंटित करेंगे, सभी सरकारी स्कूल जहाँ खेल मैदान नहीं। दूसरा ये है, आपके ज़िले में जो पंच गौरव के तहत जो स्पोर्ट्स चुना गया है वो है बास्केटबॉल। हमारी कोशिश रहेगी कि हर स्कूल में एक उच्च मानकता का बास्केटबॉल ग्राउंड हो, ताकि जिले में ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बास्केटबॉल के निकल सके। अभी जिला खेल अधिकारी नहीं है, हमने सरकार से निवेदन किया है जिला खेल अधिकारी लगाने के लिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ग्रामीण इलाकों में जो प्रतिभाएं हैं हम उनको पहले शहर में लाएं और उसके बाद में उनके शारीरिक क्षमता के आधार पर, उनके स्किल के आधार पर निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि ग्रामीण इलाकों से जो भी प्रतिभाएं आएगी वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। उनको डायरेक्शन की, उनको कुछ अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो उनको मुहैया कराया जाएगा। और आने वाले समय में डेडवाना जिले से मैं बास्केटबॉल ही नहीं बल्कि मैं दूसरे जो खेल हैं उसमें भी आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रतिभाएं खेलती हुई देखने को मिलेंगी। हम पंच गौरव के तहत एक इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम का निर्माण हमारे पाइपलाइन में है, ताकि बारिश का या किसी भी वेदर का कोई प्रभाव ना पड़े और खिलाड़ी पूरे 12 महीने कभी भी जब उनका मन करे वो उसका प्रशिक्षण ले सके, वहाँ खेल सके। इसी तरह की स्तरीय सुविधाएं हम ग्रामीण इलाकों में भी उपलब्ध करवाएंगे, अपने प्रशिक्षकों को वहाँ भेजेंगे ताकि वहाँ से वो सेलेक्ट करके कुछ अच्छे खिलाड़ियों को लाकर और यहाँ ट्रेनिंग दे सके। क्योंकि अब खेल जो है वो शारीरिक दमखम का या स्टेमिना का बहुत बड़ा आधार बन गया है। अगर स्टेमिना है प्लेयर में तो स्किल डेवलप की जा सकती है, और स्किल डेवलप होने के बाद में वो किस लेवल तक जाएगा इसके लिए आप ना तो आप सोच सकते हैं ना मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि इसका इज द लिमिट। शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर जीर्ण शीर्ण इमारतों का जो है वो सर्वे किया है और करीब 200 के लगभग ऐसी इमारतें हैं जिनको तुरंत या तो रिकंस्ट्रक्शन और या डिस्ट्रॉय की आवश्यकता है। क्या प्रशासनिक स्तर पर इसके प्रयास किए जा रहे हैं? हमने राज्य सरकार को जितनी भी डिस्ट्रॉय के लायक या मरम्मत योग्य इमारतें हैं उसकी सूची राज्य सरकार को भेज दी है। जैसे ही हमारे पास बजट आएगा और अगर नया जिला है, अगर इस साल DMFT मिलता है तो हम DMFT के माध्यम से उन स्कूलों को, आंगनबाड़ी को, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक लाडनू में एक शमशान में चिता जल रही है, 4 आदमी लोहे की चादर लेके खड़े हैं ताकि बारिश का मौसम था। तो इस तरह की जितने भी सार्वजनिक शमशान है उनमें छपरा लगाने का
आम जन की जो सुविधाएं हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे जिले की स्कूलें, हमारे जिले के आंगनबाड़ी केंद्र, हमारे जिले के सार्वजनिक शमशान, हमारे जिले की सड़कें, हमारे जिले की लाइट, हमारे जिले की पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो। हमारे पास साधन सीमित हैं, लेकिन हम सीमित साधनों का बेहतर उपयोग करेंगे और आने वाले समय में आप उसको सुधार भी देखेंगे और उसमें नवीनीकरण भी देखेंगे। दोनों ओवरब्रिज जो है उनकी दीवार काफी छोटी है, 2 लोगों की अकाल मृत्यु हाल ही में हुई है। क्या कोई ऐसी योजना है जिनसे इनकी दीवार थोड़ी ऊंची हो जाए या ऐसा सपोर्ट लग जाए कि आदमी दुर्घटना के बाद नीचे ना गिरे? निश्चित रूप से सभी तरह के प्रबंध किए जाएंगे। अभी बारिश के कारण हमने जो फसलें नष्ट हुई है गिरदावरी की, उसका भी हम गिरदावरी करवा रहे हैं। हमारे पटवारी, ग्राम सचिव, तहसीलदार सभी लगे हुए हैं। जो डैमेज हुआ है, चाहे वो घरों को हुआ हो, सार्वजनिक संपत्ति को हुआ हो या किसी दूसरी को, हम उसका भी आकलन करा रहे हैं। जो भी सरकारी सहायता है वो मुहैया कराएंगे। जिस दीवार की आपने बात की, उस दीवार के लिए निश्चित रूप से हम इस तरह की दीवार बनाएंगे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और पूरी कोशिश रहेगी कि चूंकि जिला नया है, संसाधन सीमित है, लेकिन सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए हम जिले को अग्रणी जिलों में सम्मिलित करवाने का पूरा प्रयास करें। क्योंकि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए मैन पावर मस्ट होता है। क्या स्थिति है जिले की आपके पास में कर्मचारियों की? अस्पताल, एजुकेशन, पंचायत, रेवेन्यू, आपका खुद का क्या पर्याप्त? अभी बहुत सारे HOD कार्यालय यहाँ में हैं, जिसके लिए हमने उचित स्तर पर लिख कर निवेदन कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना कि सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे और हमारा फोकस जो है वो आम जनता की जो दैनिक उपयोग की आवश्यकताओं की जो चीजें हैं, इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन है, इस पर रहेगा। हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को, जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले ही 16 अगस्त को एक मौसमी बीमारियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था और उसका असर भी आप देख रहे होंगे। हम उच्च स्तर की सफाई करवा रहे हैं पूरे जिले में। पूरे जिले में हमने करीबन 700 से ज्यादा ऐसे वाटर पॉइंट चिन्हित किए हैं जहां पर केमिकल बॉल और दूसरे केमिकल जो कि एंटी लार्वा के लिए उपयोग कर रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि लार्वा बनने से पहले ही उसको नष्ट कर दिया जाए ताकि मौसमी बीमारियां इतनी बड़ी संख्या में ना हो। अभी तक मौसमी बीमारियां नियंत्रित है। हर जिले में फॉगिंग जो है सप्ताह में 2 बार लगातार हो रही है। मेरा प्रयास यही है कि मौसमी बीमारियों को नियंत्रित रखें ताकि अस्पतालों में उतना ओवरलोड ना आए। फिर उसके बावजूद हमने सारे CSC, PSC, उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय में जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं उनके टेस्ट करने के उचित मात्रा में साधन रखने के लिए, उनकी दवाइयां रखने के लिए और सभी डॉक्टरों को मुस्तैद रहने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। हम मौसमी बीमारियों से जिले की जनता को त्रस्त नहीं होने देंगे। यह हमने ये ऐसी योजना बनाई है। उसके बावजूद भी कोई भी स्थिति आती है तो हमारी स्थिति के लिए तैयार। बिजली विभाग को लेकर के लंबे समय से बहुत सारी शिकायतें। मैं जब यहाँ आया था 2 महीने पहले तो बिजली की बहुत ज्यादा समस्या थी। इन 2 महीनों में बिजली के समस्या में सुधार हुआ है। बिजली के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को कह दिया गया है कि बिजली अकारण नहीं जानी चाहिए और यदि बिजली जा रही है तो पहले उसका कारण उस क्षेत्र की जनता को बताया जाए कि इस कारण से इतने बजे से इतने बजे तक लाइट नहीं रहेगी। अकारण अगर लाइट जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो संबंधित कोई भी ऑफिसर हो, क्योंकि बिजली की कमी अभी राजस्थान में इतनी ज्यादा नहीं है। जिले में जो जिस कारण से भी समस्या आ रही है या ट्रिपिंग के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको डे बाई डे दुरुस्त कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।